अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर 9 के जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कैटालिसिस। कैटालिसिस को हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी कुछ थोड़ा सा टच किया था, लेकिन आज इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर है जो उसमें बताएंगे कि व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट, उसकी वर्किंग टाइप्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैटलिस्ट जो होता है एक ऐसी सब्सटेंस होती है विच एक्सेलरेट्स अ केमिकल रिएक्शन बट इट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन थोड़ा चेंज हो सकता है, ये यूज़ हो सकती है, केमिकल ये रिएक्ट कर सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये अनयूज्ड हमें मिल जाती है, लेकिन इसमें कुछ फिज़िकली चेंजेस आ सकती हैं। वर्किंग इसकी क्या होती है? कैटलिस्ट लोअर्स करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, कम है टेम्परेचर के ऊपर वही रिएक्शन ये परफॉर्म करवाता है और इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लो एनर्जी के ऊपर हो जाता है, ठीक है। और इसका टोटल थर्मोडायनामिक्स और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं होता, उसके ऊपर ये कोई चेंज नहीं करता और ये इक्विलिब्रियम को भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, ठीक हो गया। और जो थर्मोडायनामिकली पॉसिबल नहीं होते रिएक्शंस वो कैटलिस्ट ऐड करने से भी पॉसिबल नहीं हो सकते। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि दे आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस या कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटालिसिस जिसमें एक जैसे फेजेस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स होंगे। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जिसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है वो और रिएक्टेंट्स डिफरेंट फेजेस में होंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते होते हैं कि ऐसा कैटालिसिस जो होमोजीनियस होगा उसके अंदर आपको एक एग्जांपल है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, ये रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज़ में है। वो भी गैस की फॉर्म में ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैशियस फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की एग्जांपल देखते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है और जो कैटलिस्ट होता है वो सेम फेज़ में नहीं होना उनका ज़रूरी होता है। मसलन C12H22 और O11 है, ये एक्वस सोल्यूशन में फॉर्म मौजूद है, एक्वस सोल्यूशन है, और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है। हमने सुक्रोज़ को लिया है तो ये सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में ही है और उन्होंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ को फॉर्म किया है, ठीक है। तो सॉरी, ये एक एग्जांपल जो मैंने अभी डिस्कस की है ये सारी आपके होमोजीनियस हैं, ये सारे एक्वस फॉर्म में मौजूद हैं। हेट्रोजीनियस की एग्जांपल ये होती है कि जिसमें कैटलिस्ट जो है वो और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट फेजेस मौजूद होते हैं। मसलन नाइट्रोजन होगी मॉलिक्यूल और इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और इसमें हमने Fe2O3 को सॉलिड स्टेट में लिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो थी वो गैसेस थी, लेकिन फेरिक जो ऑक्साइड है ये सॉलिड स्टेट में था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है कि इसमें कैटलिस्ट सॉलिड है और जो रिएक्टेंट्स थे वो गैसेस फॉर्म में थे। दूसरे के अंदर भी हम देख लेते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी है, इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का सॉलिड हमने यूज़ किया है और इसमें देखें कि कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट फेज में मौजूद हैं। वेजिटेबल ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसमें हाइड्रोजन गैस की, और निकल प्लेटिनम या प्लेडियम जो है वो सॉलिड थे, उनको हमने पाउडर्ड फॉर्म में या जो उसके सॉलिड फॉर्म में थे यूज़ किया एज अ कैटलिस्ट और इससे हमें मार्जरीन मिला, यानी घी मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स जो हैं वो दोनों सेम फेज़ में हों तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगी, और जिसमें वो डिफरेंट फेजेस में होंगे वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगी। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उसमें यह है कि कैटलिस्ट की पहली जो होती है जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि ये रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और इसकी क्वांटिटी और केमिकल कॉम्पोजिशन जो होती है वो नहीं चेंज होती। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि रिएक्शन की वजह से इसकी फ़िज़िकल चेंज जो है, फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी बदल जाती है। फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी बदलने की वजह से
ये कुछ देर के लिए इनएक्टिव भी हो सकता है, तो हम उसको केमिकली प्रोसेस करके उसकी फ़िज़िकल चेंज को चेंज करेंगे और दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं इसको। मसलन इसकी जो शाइनिंग सरफेस होती है वो थोड़ी डल हो जाएगी, या जो इसका क्रिस्टल या सॉलिड फॉर्म है वो पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, तो थोड़ा सा फिज़िकल चेंज आ सकता है। केमिकली आपको या क्वांटिटी जो है उसकी वो चेंज नहीं होती। अच्छा, दूसरा इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कैटलिस्ट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में मोस्टली यूज़ होता है और बहुत बड़े बल्क के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा होता है, या बल्क क्वांटिटी को क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि हंड्रेड्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज किया जा सकता है सिर्फ 1 ग्राम कोलाइडल प्लैटिनम की मदद से। ठीक है ना, कोलाइडल प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा, वो सिर्फ 1 ग्राम है और हंड्रेड्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जिसको डिकम्पोज किया जा रहा है। प्लस हमें अगला जो एग्जांपल या कैरेक्टरिस्टिक इसकी है वो ये है कि जो कैटलिस्ट होता है वो जितना पाउडर्ड या फाइन होगा वो उतना जल्दी एक्टिव करेगा, और जितना वो बड़ा लंप ले लेंगे या बड़ा पीस होगा वो कम रिएक्टिव होगा। इसलिए ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जितने पाउडर्ड होते हैं उनका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रिएक्टेंट करेगा उतनी कोलिजन एक्टिव कोलिजन्स होंगी और उतना ही तेज़ी से रिएक्शन होता है। तो ये सेम बात कैटलिस्ट के अंदर भी होती है कि वो जितना फाइनली डिवाइडेड होगा, फाइनली पाउडर्ड होगा, उतना वो इफेक्टिव होगा। अगला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन रिमेन अनअफेक्टेड बाय फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस। जब हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्योंकि इसने रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्सिबल दोनों के टाइम को चेंज कर दिया होता है। इसलिए ये जो है रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो सेम रहता है, अनइफेक्टेड रहता है। ठीक है, अगला जो है कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन। हमने पहले भी कहा था कि जो थर्मोडायनामिकली पॉसिबल नहीं है रिएक्शंस उनको कैटलिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। और इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जिनकी फ्री एनर्जी चेंजेस पॉजिटिव हों और वो नॉन स्पॉन्टेनियस हों उनको कैटलिस्ट बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा इससे अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कैटलिस्ट की, जो मैंने बतानी है कि कैटलिस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होता है। ये नहीं हो सकता कि एक ही कैटलिस्ट को आप हर एक रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कैटलिस्ट के लिए टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर राइज़ होने पर कैटलिस्ट एक सर्टन लिमिट के टेम्परेचर तक, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, वो अच्छा इफ़ेक्ट करता है। उसकी जो है वो रिएक्शन जो पावर है तेज़ करने की वो अच्छी होती है, यानी वो फेवरेबल टेम्परेचर होता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन बियॉन्ड दिस लिमिट ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो कैटलिस्ट है वो डीनेचर हो जाता है, वो टूट जाता है, वो उसके स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको हम डीनेचरिंग ऑफ कैटलिस्ट भी कहते हैं, कि जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो डीनेचरिंग यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटलिस्ट हो जाती है, और एक सर्टन फेवरेबल टेम्परेचर, इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ये अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई एक ऐसी फॉरेन सब्सटेंस आ जाती है रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोक देती है, वो उसको हम कहते हैं इनहिबिटर भी कहते होते हैं। और एक जो होती है इनहिबिटर से भी बड़ी काम वो होती है कैटालिटिक पॉइजनिंग का मतलब है उसने कैटलिस्ट को काम से ही रोक दिया। तो ये टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। अगर कोई परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई फॉरेन पार्टिकल था उसने कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके कैटलिस्ट को ही बदल दिया, इसलिए अब रिएक्शन में वो अपना काम नहीं कर रहा। और अगर जो है वो टेम्प्रेरी पॉइजनिंग हुई है तो इसका मतलब है कि आप केमिकली उसको थोड़ा सा इफ़ेक्टिव करके, यानी उसकी सरफेस को साफ़ कर दें, उसके ऊपर जो डिपॉजिट्स आ गए उनको ठीक करें तो कैटलिस्ट रिकवर हो सकता है उसकी एक्टिविटी। मसलन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो कैटलिस्ट है उसको कोलाइडल प्लैटिनम से कैटलाइज़ किया जाता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि HCl अगर डाल दें तो प्लैटिनम जो कोलाइडल प्लैटिनम है वो उसकी एक्टिविटी ख़राब हो जाती है और उसको हम कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाती है और उससे काम ख़त्म हो जाता है, ये परमानेंट है।
इसमें अगले जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो होती है एक्टिवेटर्स या प्रोमोटर्स। ऐसी सब्सटेंसेस जो कैटलिस्ट को भी एक्टिवेट करती हैं, उसको भी तेज़ कर सकती हैं, उसकी एक्टिविटी को और अच्छा कर देती हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि टेट्रा इथाइल लेड जो है वो PbC2H5 होल टेट्रा होल 4 इज़ एडेड टू पेट्रोल, जब क्योंकि उस पेट्रोल में ऐड होने से उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो पेट्रोल का अच्छा हो जाता है, और उससे जो उसकी वो होती है प्री इग्निशन जो है वो सेव हो जाती है। ठीक है, टाइम नहीं लेता, वो ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब हम एक चीज़ और इसकी जो डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक कैटलिस्ट की, वो ये है इनहिबिटर्स, जो मैंने थोड़ा कैटालिटिक पॉइजनिंग में भी आपको बताया था। ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो कैटलिस्ट को स्लो डाउन कर रही होती हैं, उसके रिटार्ड कर रही होती हैं, उसकी एक्टिविटी को, रिएक्शन को तेज़ करने की बजाय स्लो डाउन करती हैं। कुछ रिएक्शंस में हमें ये बहुत फ़ायदा देता है। कैटलिस्ट का काम तो तेज़ करना रिएक्शन में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि रिएक्शन स्लो हो जाए। मसलन एक कार इंजन में एंटी फ्रीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि वो उसके आइस फॉर्मेशन को बहुत लो टेम्परेचर्स के ऊपर प्रिवेंट कर सके। तो जो एंटी फ्रीज़ है वो उसका जो है वो इनहिबिटर के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और एक और जो है ऑटो कैटालिसिस का मतलब ये होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ में बनने वाली कुछ प्रोडक्ट्स खुद से कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देती हैं। इसके एग्जांपल ऐसी है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट जो होती है उसको कैटेलाइज किया जाता है एसिटिक एसिड से, और वो एसिटिक एसिड भी उस रिएक्शन के अंदर ही खुद से फॉर्म हो रहा होता है, वही ऑटो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एंजाइम कैटालिसिस जो है वो, उसमें कैटलिस्ट में एंजाइम्स यूज़ होते हैं। एंजाइम भी कैटलिस्ट होते हैं लेकिन वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कैटलाइजिंग कर रहे होते हैं, और बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो दे कैन बी आइडेंटिफाइड और ऑब्टेन्ड बाय प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट्स। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय जाइमेज, और जाइमेज इसका एंजाइम है और यीस्ट में होता है। इसी तरह आपने एमाइलेज, प्रोटीएज और बहुत सारे जो है एंजाइम्स का नाम सुना है जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पे एक डिटेल टॉपिक हो गया कैटलिस्ट के ऊपर, जिसमें आपको मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर आने वाले डिफरेंट टॉपिक्स को भी इकट्ठा कर